माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का वीडियो है क्लास 10th, स्पेशली क्लास 10th के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा लेसन 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ेंगे और हमने ये कहा कि क्लास 10, लेकिन ये अपर क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट लेसन है। सबसे पहले हम समझे कि रिएक्शन किसे कहेंगे। क्वेश्चन मार्क ये कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। तो हमने पढ़ा हुआ है ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सबस्टेंसेस इज फॉर्म हैविंग न्यू प्रॉपर्टी, यानी ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में कोई नई चीज बने जिसकी प्रॉपर्टी जो मिले थे उनसे अलग हो, तो वो हमारा रिएक्शन होता है। बट अगर मान लो कि इफ AB react with CD converted into AD and CB, आपने क्या देखा कि AB के बीच जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हुई, CD के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हुई, AD के बीच न्यू बॉन्डिंग बनी, CB के बीच न्यू बॉन्डिंग बनी। या आप कहेंगे कि when N2 react with H2 converted into NH3, तो आप ये देखेंगे कि N2 जो डायटोमिक मॉलिक्यूल था ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन जो इवन डायटोमिक था ब्रेक हुआ, और NH3 यानी N और H के बीच न्यू बॉन्डिंग बनी। तो हमारा डेफिनेशन होगा ए केमिकल रिएक्शन आर डिफाइंड दैट ए प्रोसेस इन विच old bond is break and new bond is formed is known as reaction। तो हम किसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन? हम कहेंगे ये प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म, या ये कहें ये प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हम अगर देखें बहुत आगे से आप देखेंगे बहुत ही कंसेप्टिव चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में, जैसे मान लो अगर हमने कह दिया कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड जो है इन्हें हम LHS कहेंगे, ये हमारा RHS होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे दे आर टर्म्ड एज रिएक्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे? ये सभी रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अगर हमारा सिंगल, जैसे अगर हमारा प्रोडक्ट एक ही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन केस आप 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, जैसे हमने जेडीएन को HCl में डाला, JDNCl2 बना और H2 निकला, तो यहां ये तो रिएक्टेंट हो गए लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये प्रोडक्ट हो गए, लेकिन यहां से प्रोडक्ट 2 है, तो जो मेन होगा उसको छोड़ने के बाद दूसरे को हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट। यानी एक हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट, एक हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट। तो हमने बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? ए प्रोसेस इन विच ए न्यू सबस्टेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन, और उस रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और जो भी हमें मिलेगा या जो बनेगा वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। बट अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या होगी, कैरेक्टर क्या होगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, देयर आर सम कैरेक्टर बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द रिएक्शन टेक प्लेस। ये क्या क्या कैरेक्टर होंगे बहुत कायदे से आप ध्यान देंगे। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी प्रोसेस के दौरान गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन टेक प्लेस, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जेडीएन ग्रेन्यूल को HCl में डालोगे, निश्चित है JDNCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी।
अगर गैस निकल गई इसका मतलब रिएक्शन टेक प्लेस। या सोडियम कार्बोनेट आपने ले लिया Na2CO3, इसको अगर आपने Cl में डालोगे क्या बनेगा, ट्वाइस NaCl बनेगा, और क्या बनेगा H2O बनेगा, और क्या बनेगा CO2 गैस रिमूव होगी। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टर इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कंफर्मली कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। क्लियर? या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसे हम शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। पीपीटी का मतलब होता है सेमी सॉलिड, यानी जो हम अगर कोई रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटाइजेशन डेवलप होता है या कोई प्रिसिपिटेट आता है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अगर हम सोडियम सल्फेट में डालते हैं Na2SO4 में तो हम देखते हैं कि व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलता है जो BaSO4 का होता है, और यहाँ से निकल जाता है ट्वाइस NaCl। तो कमिंग प्रिसिपिटेट इंडिकेटेड दैट रिएक्शन टेक प्लेस। या अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को हम कहाँ डालते हैं, लेड नाइट्रेट में डालते हैं, PbNO3 की होल ट्वाइस, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है। तो अगर देखते हैं कि PbI2 यानी हमें येलो प्रिसिपिटेट मिलता है, PbI2 का येलो, और इस तरीके से येलो प्रिसिपिटेट ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं रिएक्शन हुआ है। तो हमने कहा कि रिएक्शन का दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर हमारे रिएक्शन के दौरान कोई प्रिसिपिटेट आता है यानी उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है प्रिसिपिटाइजेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, यानी रिएक्शन की एक पहचान है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटाइजेशन। या चेंज इन कलर, अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर। जैसे मान लो अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें अगर कोई कलर चेंज हो रहा है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं K2Cr2O7, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, अगर हम इसके अंदर SO2 पास करते हैं तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्लैक कलर का आना इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हुआ है, यानी रिएक्शन अगर कोई भी कलर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन टेक प्लेस, समथिंग हैपेंड और केमिकल रिएक्शन हुआ है। या टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर चेंज में या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। अगर टेम्परेचर इवॉल्व हो रहा है तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक। जैसे अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया क्या मिलेगा, CaOH का ऑल ट्वाइस, और यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर रिलीज होगी तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। या अगर आपने जो है इसमें आप देखेंगे कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड में NH4Cl को डाला जाए क्या मिलेगा, BaCl2, और क्या निकल जाएगा, NH4OH। तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड या NH4OH जो मिला, निश्चित है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन इनहिबिट्स टेम्परेचर चेंज, आइदर टेम्परेचर रिलीज और एब्जॉर्ब। अगर टेम्परेचर रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या होगा।
तो कैरेक्टर होगा यानी पहचानने का हमारा तरीका होगा चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस या इवन चेंज इन टेम्परेचर। एक चीज और जानेंगे कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जैसे मान लो आप पानी को फ्रीज में रख दे रहे हो, बर्फ बन गया, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। और हमें याद रखना है कि फिजिकल चेंज जो होगा हमेशा रिवर्सिबल होगा, बट केमिकल चेंज मोस्टली क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हम चलते हैं कि केमिकल इक्वेशन हम किसे कहेंगे, हम केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। तो जो भी हम वर्डिंग हम बोलेंगे उस वर्डिंग को सिंबॉलिक फॉर्म में या फार्मूला फॉर्म में डिनोट करना, ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे अगर हमको बोला जाएगा कि क्या होगा या व्हाट हैपेंड फ्रेंड, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो अब नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा N2, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का सिंबल होगा H2, और हमसे कहेगा या हमसे कहेगा कि इक्वेशन को बनाओ या राइट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, वो बोलेगा वर्डिंग कि नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन डायटोमिक है, N2 लिखोगे, हाइड्रोजन जो है क्या है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H2 लिखोगे, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आपको याद रखना होगा कि NH बनेगा अगर, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हमेशा वैलेंसी चेंज होती है, तो यहाँ पे बन जाएगा NH3, क्योंकि अब यहाँ पे NH3 बना तो अमोनिया बन गया, बट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन किसे कहोगे, जो नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए अब हमको क्या करना है, बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और उसी लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इक्वेशन बैलेंस भी हमारा एक पॉइंट रहेगा कि हाउ कैन वी राइट इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक यल है जबकि यहाँ 2 यल है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अब 6 हो गया तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो वर्ड में बोला गया है, जो भी वर्ड में बोला जाए उस वर्डिंग को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में या उसके फार्मूला फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और वह प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे, उसे हम कहेंगे इक्वेशन बैलेंस या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि अगर मास है दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। व्हाई, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्लियर, इसलिए हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब मान लो अगर हमको बोला कि क्या होगा जब मैग्नीशियम वायर को, क्या होगा जब मैग्नीशियम वायर को, या बोलेगा कि मैग्नीशियम वायर, जो मैग्नीशियम वायर है बर्न विथ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कैसे इस रिएक्शन को लिखेंगे, मैग्नीशियम चूंकि मेटल है, जितने भी मेटल होते हैं सभी मोनोएटॉमिक होते हैं, जो भी मेटल होता है क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा। तो मैग्नीशियम यानी Mg, एयर का मतलब हो गया O2, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो निश्चित है कि Mg को पकड़ेगा, और चूंकि Mg की भी वैलेंसी 2 है, O की भी 2 है, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, MgO। अगर हमारा MgO बन गया तो हमको बैलेंस करना है, अगला स्टेप हमारा है बैलेंस द इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 1, इधर कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई करते क्या हुआ, निश्चित है कि 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो Mg भी 2 हो गया, अब इसको 2 कर देंगे, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्लियर, हमसे कहेगा एल्युमिनियम रिएक्ट विथ एयर या एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम का मतलब Al, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन का मतलब O2 कन्वर्टेड इनटू एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे कभी-कभी एल्यूमिना भी कहेगा। तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, हम पहले AlO लिख लेंगे, Al की वैल्यू से 3 यहां लिखेंगे,
O की वैल्यू से तो यहां लिखेंगे, क्या बन गया, Al2O3 बन गया। अब हम देखेंगे कि ये 3 है जबकि ये 2 है, तो 3 को ऑड नंबर है, इसको इवन बनाने के लिए हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 कर देंगे, लेकिन एल्युमिनियम हो गया 4, तो यहाँ 4 कर देंगे, एंड दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो हमने कहा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, हाउ कैन वी राइट केमिकल इक्वेशन। हमने कहा कि कोई भी जो वर्डिंग दिया हुआ है उस वर्डिंग को सिंबल फॉर्म में, उसके जो भी एलिमेंट है उनके सिंबल के फॉर्म में, या कोई अगर कंपाउंड दे रहा है तो उनके फार्मूला के रूप में जब उसको लिखा जाए तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और हाउ कैन इट बैलेंस, तो हमने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार जो मास होना चाहिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। इसको देखने के लिए हम जो ट्रायल मेथड की सहायता से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी नजर रहेगी प्रोडक्ट साइड में कि प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिल रहा है और किस तरीके से चले कि रिएक्टेंट साइड में वो नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो जाए और इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। हाँ, अब हमारा केमिकल इक्वेशन और भी क्लियर हो जाए, बढ़िया हो जाए, इसके लिए 2-3 चीजों को और इंट्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 1, अगर हमें मालूम है कि उसका जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है, तो उसके नीचे फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए। तो जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस है तो हम यहाँ लिख देंगे जी, हाइड्रोजन गैस है लिख देंगे जी, अमोनिया गैस बना इसको लिख देंगे जी, रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस होता है। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम, क्योंकि मेटल है तो ये सॉलिड होगा, यस। ऑक्सीजन गैस है, इसको क्या लिख देंगे जी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, यस लिख देंगे। ठीक वैसे ही एल्युमिनियम को यस लिखेंगे, O2 को गैस लिखेंगे और Al2O3 बना इसको क्या लिख देंगे, यस लिखेंगे। तो आपको फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है। अगर हमारा केमिकल इक्वेशन को परफेक्ट लिखना है तो फर्स्ट वी मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर। नंबर 2, कंडीशन। कंडीशन का मतलब कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है या वहां पे कैटलिस्ट क्या यूज किया जा रहा है। जैसे मान लो अमोनिया प्रोसेस है, ये क्या होता है, हाई प्रेशर पे होता है, आपको प्रेशर लिखना है। आयरन कैटलिस्ट यहाँ यूज होता है आयरन पाउडर की उपस्थिति में और हाई प्रेशर पे होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमको ये भी इंफॉर्मेशन देना है कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में गवर्न हो रही है और साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो दीज 3 इंफॉर्मेशन अगेन इंट्रोड्यूस इन केमिकल इक्वेशन। तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन बनेगा वो काफी परफेक्ट होगा। क्लियर। तो हम आशा कर रहे हैं कि जो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस क्या होता है और कैसे हम लिखते हैं ये आप लोग वेल नोन हो गए होंगे। लिखने का तरीका भी हमने क्या कहा कि जहां भी मेटल का नाम लिया जाएगा तो मेटल क्या होगा, मोस्टली जे भी मेटल होंगे ये सभी मोनो एटॉमिक होंगे। ठीक है। नॉन मेटल बोला जाए तो डाई एटॉमिक होंगे। कुछ सर्टेन ऐसे एलिमेंट है जैसे फास्फोरस, वो बोलेगा कि फास्फोरस रिएक्ट विथ एयर, तो अब फास्फोरस पॉलीएटॉमिक है, इसको बोलते हैं टेट्राएटॉमिक। तो फास्फोरस टेट्राएटॉमिक है तो आप P नहीं लिखोगे, P4 लिखोगे। रिएक्ट विथ एयर O2 लिखोगे। फास्फोरस की वैल्यू 3 भी होती है, 5 भी होती है, तो आपको बोलेगा प्रोड्यूस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो यहाँ लिख लोगे P, यहाँ लिख लोगे O की वैल्यू 2, P की वैल्यू 5, बन गया पेंटा ऑक्साइड। अब यहाँ देखोगे कि ये तो 4 है और ये 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ 5 कर दोगे, बन गया। अब हम इसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे। मान हमने लिख दिया फास्फोरस सॉलिड होता है, ये गैस होता है, P2I बना पेंटा ऑक्साइड। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जितने भी मेटल हैं वो क्या होंगे, मोनो एटॉमिक। जितने नॉन मेटल है मोस्टली डाई एटॉमिक होंगे, बट सब ऐसे होंगे जो पॉलीएटॉमिक होंगे। जैसे सल्फर एयरसेट होता है, फास्फोरस P4 होता है। कार्बन भी जो है, कार्बन को हम C यूज करते हैं, ये डायटॉमिक नहीं है, हालांकि पॉलीएटॉमिक है। इसके अंदर बहुत से, यदि आप समझो कि केटेनेशन का कैरेक्टर होता है, काफी कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, C के रूप में लिखेंगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। हालांकि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द
अब जो भी कई प्रकार में इसको बांटा गया है, कई टाइप में बांटा गया है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, बट इन योर सिलेबस जो मेंशन है, जहां हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, हाउ कैन प्रोसीड, इस आधार पे हम रिएक्शन को 4 भागों में बांटेंगे। पहला हमारा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? अगर मान लो A प्लस बी मिला और बन गया C, कहोगे कि when two reactant combine together to form a single product, अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कई तरीके का हो सकता है, मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल, जैसे अगर मान लो हमसे बोला कि क्या होगा जब H2 और Cl2 मिलेंगे, निश्चित है कि 2HCl बनेंगे, ये हो गया मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। या क्या होगा जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को O2 पास करेंगे, निश्चित है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये क्या हो गया, एक कंपाउंड है और एक मॉलिक्यूल है, या दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल गए, CaCO3 बना लिए। तो इतने टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको फार्मूला याद रखना है कि A plus B converted into C when two or more than two reactants combine together to give a single product is known as combination reaction। अगला हमारा होता है decomposition reaction। decomposition reaction ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। इट इज जस्ट रिवर्स टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है, यानी सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनटू टू और मोर देन टू स्मॉलर प्रोडक्ट। जैसे आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, आपने ले लिया पोटेशियम क्लोरेट, निश्चित है कि थर्मली अनस्टेबल है। अब ये डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब इसको आप हीट करोगे, थर्मली हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2। या फिर पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट करोगे क्या बनाएगा? KCl प्लस O2। अब O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दोगे, यहाँ 2 कर दोगे, 3O2, 2 3 जा 6। तो ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगेन इलेक्ट्रिकली दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, निश्चित है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमको 2 पोल लेने होंगे, जिसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वो अपने कंपोनेंट में टूट जाए तो कहलाएगा इलेक्ट्रिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप NaCl के सॉल्यूशन को लेते हो, एक्वस लिख दो, ट्वाइस NaCl, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, निश्चित है इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो Cl इज कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस और 2 Na वो मिल जाएंगे सॉलिड। निश्चित है कि Na कहां मिलेंगे? तो Na क्या होगा? निश्चित है कि Na जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे पहले तो ये जो आयंस बनेंगे, मैकेनिज्म क्या होगा? NaCl को जब आप पानी में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में टूट के क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब क्या होगा? एट कैथोड, कैथोड क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव को जाएगा पॉजिटिव, Na प्लस आएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaS में। एट एनोड, एनोड पे कौन आएगा? Cl माइनस। क्योंकि Cl माइनस Cl2 बनने वाला है इसलिए 2 चाहिए, तो अब इस पूरे को 2 कर दोगे, 2Na 2Cl, यहाँ भी 2Na 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na, और यहाँ 2Cl Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन लिया वापस। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एनोड पे क्लोरीन गैस निकल जाएगी और कैथोड पे आपका सोडियम डिपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक इनटू देयर कंपोनेंट। वाटर को अगर हम ले लें, जैसे आपने वाटर ले लिया, निश्चित है कि वाटर के अंदर अगर आप करंट पास करोगे इलेक्ट्रोड यूज करते हुए तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे टूट के क्या बनाएगा?
2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलाइट या सनलाइट, जैसे AgCl लाइट की उपस्थिति में टूट जाएगा, क्या बनाएगा Ag प्लस Cl2 बनाएगा। Cl2 कब आएगा? जब यार ट्वाइस। तो इस तरीके से कहेंगे कि डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन थ्री वे, आइदर बाय थर्मली दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, आइदर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट उसे कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? अब तीसरा जो रिएक्शन होता है हमारा वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, डिस्प्लेसमेंट यानी उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना, भगा देना, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? अगर हम A को BC में डालेंगे तो A B को डिस्प्ले कर देगा और बना लेगा AC प्लस B। अब यहाँ याद रखोगे कौन किसको भगाएगा? तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। याद रखोगे कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और ये फार्मूला आप याद रखोगे। जैसे जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो निश्चित है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये बना लेगा ZnSO4 और निकल जाएगा Cu। बट Cu को अगर हम ZnSO4 में डालेंगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अगर हम आयरन को याद रखोगे, आयरन को अगर हम CuSO4 में डालेंगे या AgNO3 में डालेंगे, निश्चित है कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Ag, और क्या बना लेगा? FeNO3 ट्वाइस और Ag रिमूव हो जाएगा। या आयरन की वैल्यू से 2 भी होती है, 3 भी होती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अगला, जो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पे क्या होगा कि टू सॉल्यूशन कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट बाय सिंपल एक्सचेंज ऑफ देयर ओन आयन। वो अपने अपने आयन को क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे आपने BaCl2 सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट अगर आप डालोगे तो हम देखेंगे कि BaSO4 को पकड़ लेगा, क्या बना लेगा? BaSO4 और निकल जाएगा ट्वाइस NaCl। तो इस रिएक्शन के लिए हमको फार्मूला क्या यूज करना है? फार्मूला यूज करना है कि अगर AB को CD में डालोगे तो देखो लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव इसके निगेटिव को पकड़ेगा और ये पॉजिटिव इसके निगेटिव को पकड़ेगा, ये फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला हमारा क्या होगा? AB प्लस CB। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन रहा, जिसमें आप देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस डबल डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे को क्या करेगा? केवल सिंपल आयन एक्सचेंज होगा। और भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमको बोलेगा कि क्या होगा, तो यहाँ भी आप फार्मूला याद रखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में ओनली आयन एक्सचेंज होता है। AB CD में डालोगे तो A D को पकड़ेगा, C B को पकड़ेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट इसके राइट को पकड़ेगा और इसका लेफ्ट इसके राइट को पकड़ेगा। ये फार्मूला आप याद रखोगे, सिंपल यहाँ आयन एक्सचेंज होगा। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पे आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन किससे कहेंगे। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप कुछ बातों को याद रखेंगे, इजी है बिल्कुल ऑक्सीडेशन समझना। जैसे ऑक्सीडेशन कब होगा? तो नंबर 1 एडिशन विथ
ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, जैसे अगर आप Mg को O2 के साथ मिलाओगे MgO बनेगा। निश्चित है कि Mg को पकड़ रहा है, इसका मतलब Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहला याद रखोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, मान लो अगर आपने JDL को HCl में डाल दिया, JDL ने Cl को पकड़ के बना दिया JDnCl2 और निकाल दिया H2, तो यहां भी जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने H को क्या किया, वहां से रिमूव किया। तो नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 3 एडिशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब, मान लो अगर आपने JDL को Cl2 से मिला दिया, बन गया JDnCl2, तो यहां भी जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर। नंबर इंक्रीजेज वैलेंसी। अगर किसी रिएक्शन के दौरान किसी एलिमेंट का वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अगर हमने ले लिया FeCl2, इसको डाल दिया SnCl4 में, बन गया FeCl3 और निकल गया SnCl2। अब इसको बैलेंस कर लो, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे वैलेंसी 2 है और यहाँ पे वैलेंसी 3 है। निश्चित है कि आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या कहा, एडिशन विद ऑक्सीजन, उसके बाद हमने क्या कहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद हमने क्या कहा, एडिशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद हमने क्या कहा, इंक्रीजेज वैलेंसी, और लास्टली याद रखोगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ आयरन की वैलेंसी +2 है, यहाँ +3 है, इसका मतलब इसने रिएक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं जस्ट रिडक्शन पे। तो इसी का जस्ट रिवर्स रिडक्शन होता है। रिडक्शन में हम क्या कहेंगे, एडिशन विथ हाइड्रोजन। कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन को ऐड करता है, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन Na+H2, क्या बन जाएगा, NaH, सोडियम हाइड्राइड, या H2O2 से मिलता है, क्या बन जाएगा, H2O। निश्चित है कि एडिशन विथ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो भी रिडक्शन होता है। जैसे अगर हमने JDnO ले लिया, C ले लिया, क्या मिल गया, JDn+CO। हमने देखा जिंक ने ऑक्सीजन को भगा दिया, इसका मतलब जिंक का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो एडिशन विथ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा एडिशन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे मान लो कि सोडियम के साथ अगर क्लोरीन की दोस्ती हो रही है, तो क्लोरीन की दोस्ती किसके साथ हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ हो रही है, जिसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो निश्चित है कि क्लोरीन का क्या होने वाला है, रिडक्शन। आप खुद देखो क्लोरीन का यहां क्या हुआ, रिडक्शन। उसके बाद हमने बताया आपको कि यहां पे जैसे वहां एडिशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन विथ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड डिक्रीजेज वैलेंसी, अगर वैलेंसी किसी की डिक्रीज करती है, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब हम कुछ रिएक्शन के द्वारा आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करेंगे। मान लो अगर हमने ले लिया CuO+H2 और ये बना लिया Cu+H2, आप क्या देख रहे हैं कि Cu ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसका मतलब Cu का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और O को कौन पकड़ रहा है, H2, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहोगे कि फ्रॉम द डेफिनेशन इन दिस रिएक्शन Cu reduce and H2 oxidize। और एक चीज और याद रखोगे,
जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जस्ट रिवर्स होता है। क्यों रिवर्स होता है समझो। H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि CuO को छोड़ रहा है। अगर CuO को छोड़ता नहीं तो H2 उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या ये कहो कि H2 अगर O को एक्सेप्ट नहीं करता तो Cu का रिडक्शन नहीं होता। इसका मतलब Cu के रिडक्शन के लिए रिस्पांसिबल कौन, H2, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो गया उसको हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। अब यहां देखो CuO का रिडक्शन हुआ है। ये रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि H2 ने O को लिया। अगर H2 O को लेता नहीं तो इसका रिडक्शन हुआ नहीं होता। यानी H2 के ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार कौन, CuO। तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखोगे कि जस्ट रिवर्स होता है, ऑक्सीडेशन को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ऐसा भी हमने कहा कि FeCl2 प्लस HnCl4 ये कन्वर्ट हुआ FeCl3 प्लस HnCl2 में। आप यहां देख रहे हो नो चेंजेस, यहां देख रहे हो तो यहां तो कोई यूज नहीं किसी को कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो फिर इसमें कैसे पकड़ेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और एक चीज और याद रखोगे, कोई भी रिएक्शन सिंगल ऑक्सीडेशन की नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन सिंगल रिडक्शन की नहीं होगी। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इनको हाफ रिएक्शन कहते हैं। एनी रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन है, इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इट मस्ट इसेंशियल अदर आर रिड्यूस। अगर एक ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को रिड्यूस होना ही है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। अब यहां देखो Fe की वैलेंसी यहाँ 2 है, तो Fe की वैलेंसी यहाँ 3 है, Sn की वैलेंसी यहाँ 4 है, Sn की वैलेंसी यहाँ 2 है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी इंक्रीज की है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Sn की वैलेंसी डिक्रीज हुई है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, अगर हमारे रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वहां पे हमको बैलेंसी को देखना है। अगर बैलेंसी इंक्रीज कर रही है तो ऑक्सीडेशन, बैलेंसी अगर डिक्रीज कर रही है तो रिडक्शन। आइए चलते हैं इस लास्ट पॉइंट पे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या इससे नुकसान है। हमने देखा कि ऐसे तो बहुत सी घटनाएं होती है डेली लाइफ में, बट जो 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी ऑफ आयन। कोरोजन क्या होता है, तो सबसे पहले सिंपल मीनिंग होता है कोरोजन का, द ईटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। यानी मेटल का जो सरफेस है वो खत्म हो जाना, डिग्रेड हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ये कोरोजन कहलाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, तो लोहे को जंग लगना एक बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। कैसे, जरा ध्यान दोगे। एक्चुअल लोहे को जंग क्यों लगेगा, क्योंकि लोहे का जो सरफेस होता है काफी टेंसाइल होता है, और लोहे को जंग तभी लगेगा जब उसके कांटेक्ट में एयर और मॉइस्चर आएंगे। होगा क्या कि एयर के अंदर जो CO2 होगा उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 टूट के क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। यही इसके लिए पॉइजन हो गया। H पॉजिटिव का रिलीज होना ही रस्टिंग की शुरुआत हो गई, रस्टिंग ऑफ आयरन की। हुआ क्या, इस H पॉजिटिव की उपस्थिति में Fe ये कन्वर्ट हो गया Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ये जो H पॉजिटिव है ये किसके संपर्क में आया, एयर के संपर्क में आया, एयर O2 है तो H 4 चाहिए, 4 H को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, जब ये 2 होगा, ये 2 होगा तब नहीं 4 होगा। तो इस तरीके से ये लेगा और ये क्या बना लेगा, ट्वाइस H2, ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब बस जैसे ये रिएक्शन होगा कि Fe2 प्लस अगेन Fe2 प्लस
अगेन O2 से रिएक्ट करेगा, फिर अगेन 4H पॉजिटिव आएंगे। निश्चित है कि O2 4H पॉजिटिव को फिर से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब ये 4Fe होगा। जब ये 4Fe होगा तो ये क्या करेगा कि Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से बना लेगा Fe2O3। अब यहाँ 2 कर दो और अब ये जो बना डॉट XH2O और ये निश्चित है कि जो बनेगा इसी को कहेंगे रस्ट। फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन प्रिसिपिटेट होगा। तो इस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये इसलिए होगा व्हेन एयर एंड वाटर कम्स कांटेक्ट। जब एयर वाटर लोहे के कांटेक्ट में आएंगे तो मॉइस्चर की उपस्थिति में अगर कार्बोनिक एसिड बन गया तो कार्बोनिक एसिड का जो H पॉजिटिव होगा यूज एज कैटलिस्ट फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? दूसरी चीज होती है रेंसिडिटी। ये क्या होता है? हमें मालूम है कि जो फैट होता है, फैट और आयल में क्या अंतर है? फैट सेचुरेटेड होता है, आयल अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड का मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो जब आयल के कांटेक्ट में एयर आता है, आयल के कांटेक्ट में एयर आता है तो निश्चित है कि एयर आयल को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या मौजूद है? ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ऑक्सीडाइज हो जाने से इनका जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। तो द बिटर टेस्ट ऑफ आयल या आयल कंटेनिंग फूड इज नोन एज रेंसिडिटी ऑफ आयल। रेंसिडिटी ऑफ आयल क्यों हुआ? क्योंकि आयल अनसेचुरेटेड है, इट इजीली ऑक्सीडाइज विथ एयर। ऐसा न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHT हो गया, ठीक है ना, BHA हो गया। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एयर को क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे और वो आयल के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। या हम क्लोज पैक कंटेनर में आयल को पैक करें, या हम जो है उसको कंटेक्ट में न रखें, या खाने पीने वाली चीजें हैं उनके अंदर पैकिंग करते समय नाइट्रोजन गैस यूज करें। तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी ऑफ आयल को रोक सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिटेल पढ़े कि ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, रिडक्शन किसे कहेंगे, इसका इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में क्या होगा, और इस चीज को आप लोग पढ़ें, समझें। और आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो आप उसको हमको कमेंट में लिखें। ओके, थैंक्स।